बचपन के हवाले से और सबसे ज़्यादा इसमें आपको पता ही है लड़के जो हैं मुतासर होते हैं इससे। और आजकल तो खैर ये कॉमन मसला होता जा रहा है। गंजपन तो नहीं कहेंगे, हेयर फॉल इसको कह लीजिए आप। हेयर ट्रांसप्लांट एक जदीद और मौसर तिब्बी तरीक़ा है और इसमें ट्रांसप्लांट करना बालों का वो किस हद तक मुफीद है और क्या तरीक़ा इलाज है। ख़ास तौर पे आजकल बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, ये बालों की क्यों इतना ज़्यादा मतलब हेयर लॉस का क्यों मसला हो रहा है। तो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज अली साहब को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है, तो उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर शहबाज, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर शहबाज, ये बालों के झड़ने की वजह क्या है? मौरूसी है, हार्मोनल मसला है, और लड़कों में ये बहुत ज़्यादा होता है। लड़कों की अपनी हरकतों की वजह से होता है या ये क्या है? मतलब हरकतें मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आपको पता ही है हार्मोनल चेंजेस, और फिर इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हम डॉक्टर शहबाज से भी जानते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या है ना, कि बाल क्यों बहुत ज़्यादा आजकल डैमेज हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मेल हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और फिर जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एक प्रोसीजर होता है, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, और इसमें अपनी बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। लेकिन अब चूँकि जदीद दौर है तो इसमें और जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो उस की वजह से कुछ ऐसे हेयर स्प्रेस भी आ गए हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जिनको खा करके इस्तेमाल करके आप बालों की ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं और बाल जो हैं आपके वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो इसी पे हम फिर हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कौन कौन से तरीक़े हैं, और इसमें पीआरपी भी बड़ा मुफीद है। डॉक्टर शहबाज बताइएगा, ये लड़कों को क्यों ये ज़्यादा मसला है? अच्छा, एक्चुअली जो मर्दों में जो हेयर जो फॉल आता है या हेयर लॉस आता है, उसका पैटर्न एक होता है, उसको मोरूसी कहते हैं। तो उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि मर्दों ने सारे घर की जो जिम्मेदारियां उठानी होती हैं, नहीं, वो जो नहीं उठाते हैं वो भी एंग्जाइटी उनमें बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसे गंजे भी देखे। एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो होता है बहुत बड़ा एक उसमें फैक्टर है। फिर इसके अलावा जो तरह तरह की ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स हो गया, या जो है कोई केमिकल्स का इस्तेमाल हो गया, उससे भी हेयर की रूट को नुकसान पहुंचता है, उससे भी हेयर फॉल होता है। फिर इसके अलावा जो है डाइट का हमारी का बहुत इसमें रोल है। अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मर्दों में जो पैटर्न हेयर लॉस आता है वो मरूसी होने के साथ साथ उसका आपके लाइफस्टाइल से बड़ा करीबी ताल्लुक है। जी जी, स्ट्रेस प्लस जो है वो कोई भी जो भी प्रोडक्ट ऊपर यूज कर रहे हैं या खाना पीना जो है, दैट ऑल अफेक्ट्स योर हेयर फॉल, और आपकी जैसे पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ रुकती है, इसी तरह हेयर की भी ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा नहीं डॉक्टर शहबाज, मैंने देखा है अक्सर जो हैं इस तरह के जिनको गंजपन का होता है मसला, बज़ाहिर तो काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनकी हाइट भी अच्छी होती है, वैसे फिजिक भी अच्छी होती है, फिर भी वो गंजे होते हैं। नहीं, उसमें बज़ाहिर हेल्दी का मतलब अगर आपका ये है कि वो मोटे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो मोटे तो डायबिटिक्स भी होते हैं। तो वो तो एक्चुअली डॉक्टर ही देख के डिसाइड कर सकता है कि वो बंदा हेल्दी है कि नहीं है। बाज़ लोग ख़ानदानी तौर पे मोटे होते हैं और उनमें ज़रा शुगर की अलामत नहीं आती। बाज़ लोग जब थोड़े से मोटे हो जाएं तो उनकी शुगर की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल इश्यूज आते हैं। सेहत जो है वो जो आप जिस तरह क्राइटेरिया कह रही हैं कि बॉडी अगर उसकी सेहतमंद है तो उसके साथ बालों का भी रिलेशनशिप है, वो इतना कोई ख़ास नहीं है। मतलब उसमें आपके जेनेटिक्स भी, आपका लाइफस्टाइल भी, आपका एनवायरनमेंट भी, ये सारा जो है मैटर करता है जो है। और अगर आपके अब्बा जो हैं वो गंजे थे तो फिर ये आपकी मैटरनल साइड पे भी अगर मामू जो है वो गंजे हैं, क्योंकि हमने देखा है कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं उनमें गंजे अफराद जो है ना वो ज्यादा होते हैं। जी जी। और यहाँ कोई एक हो तो फिर आगे एक्चुअली जो मेल हार्मोन है ना, जो कि टेस्टोस्टेरोन है, वो उसका करेक्टरिस्टिक ही ये है कि उसने हमें कभी ना कभी हमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस देना ही देना है। बेशक हम जाके 90s में जाके गंजे हों, या हम 80s में जाके गंजे हों, या हम जो है 20s में गंजे होना शुरू हो जाएं। एक्चुअली ये मेल जो हार्मोन है ना, ये उसका एक पैटर्न है। उसने एक अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर खुसूसियत है कि उसने हमें ये वाला पैटर्न जो है हेयर लॉस का वो देना ही देना है। तो उसमें जेनेटिक्स के साथ साथ
आपका एनवायरनमेंट और डाइट ये सारा कुछ अफेक्ट करता है। अच्छा, ख़वातीन में भी हेयर लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी ख़वातीन देखी हैं बेचारी, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो तो उनका और पैटर्न होता है, ख़वातीन में और होता है। ख़वातीन में और होता है, ख़वातीन में भी हार्मोनल हो जाता है, ख़वातीन में भी ये आता है एंड्रोजेनेटिक जो होता है, जिसमें जो टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल्स में ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज हों तो उनमें भी पैटर्न हेयर लॉस आता है, और उनका भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मेल्स का होता है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है, और वो भी एक्चुअली उसी तरह जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल प्लस जो है फैमिली हिस्ट्री और उसके अलावा जो खाना पीना, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसको, हार्मोनल इश्यूज वो सारा कुछ अफेक्ट करते हैं। तो क्या तरीका इलाज क्या है, क्या इसका ट्रांसप्लांट के अलावा? ट्रांसप्लांट के अलावा देखें आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे जदीद जो हैं वो तरीका इलाज दरियाफ्त हो चुके हैं। उसमें कुछ ओरल मेडिकेशंस हैं जिसमें हार्मोन्स के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए या उनको मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ जो हैं वो मेडिसिन आती हैं, जिसमें बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं फिनेस्ट्राइड। हर दूसरे बंदे को पता है, जिसका भी गंजा पाना है उसको पता है जी फिनेस्ट्राइड इसका हल है। फिर उसके अलावा जो सब यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वो देखना पड़ता है, उसकी डोजेज डिफरेंट होती है, फीमेल्स में डिफरेंट है, मेल्स में डिफरेंट है, और वो देखना पड़ता है कि आगे उसने फैमिली कंप्लीट कर ली है या उसको कोई सेक्सुअल इश्यूज़ तो नहीं है, वो सारा कुछ देख के फिर उसको शुरू करवानी पड़ती है। इसी तरह इसी ग्रुप की कई और मेडिकेशंस हैं। फिर इसके अलावा पहले टॉपिकल माइनॉक्सिडिल होता था, आजकल ओरल माइनॉक्सिडिल की टैबलेट्स भी आ गई हैं, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर इसके अलावा कई जो हैं वो इंटरवेंशंस हैं, जैसे हमने बहुत ज़्यादा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, PRP होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो हेयर ग्रोथ को जो है बड़ा अच्छा इन्हांस करता है। फिर आजकल जो एक्सोसोम्स आए हुए हैं वो भी एक तरीका इलाज है हेयर लॉस का, उससे भी जो है हेयर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि PRP, और मैंने सुना था कोई एक ऐसा स्प्रे भी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और मेडिकेटेड है, वो आप स्प्रे ले लें और जिनको ये मसला है हेयर फॉल का, वो स्प्रे करें तो उससे आपकी ग्रोथ, बाल उगना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू। ये एग्जैक्टली उसी के बारे में हमने पहले बात की कि जैसे माइनॉक्सिडिल स्प्रे है वो वाला, तो खुद से यूज कर सकते हैं? जी, माइनॉक्सिडिल तो ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिकेशन है, वो हर पूरी दुनिया में ओवर द काउंटर मिल जाती है, वो कोई भी यूज, मैं भी यूज कर सकती हूं? जी, एवरीवन कैन यूज इट। और उसका सिर्फ ये है कि उसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे फीमेल्स हैं तो कोशिश करें माथे पे ना आए उसका स्प्रे, और दूसरा ये कि अगर उससे हेडेक हो उसके बाद तो वो कोशिश करें कि बेड टाइम पे यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा सा आपकी जो वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनको डायलेट करता है। तो जैसे वो डायलेट करता है तो उसकी वजह से खून की सप्लाई जो होती है वो उसमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसकी वजह से बाज़ लोगों को हेडेक शुरू हो जाता है या माइग्रेन शुरू हो जाता है। अगर इचिंग शुरू हो तो उसके लिए हल ये होता है कि उसको थोड़ा बहुत किसी ऑयल में मिक्स करके लगा लें, या उसका फोम मिल जाता है, उसका फोम यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वो जो स्प्रे है बाज़ लोगों ने उसके साथ में इंक्लूड किया हुआ है फिनेस्ट्राइड, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिनेस्ट्राइड के साथ अगर मिल जाए तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 10 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। लेकिन फिनेस्ट्राइड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है विद माइनॉक्सिडिल, तो इस वजह से वो कुछ फार्मेसीज हैं वो बना के देती हैं, वो डिस्पेंस करके देती हैं। अच्छा। तो वो बनवाना पड़ता है। ठीक है। माइग्रेन के पेशेंट आपने कहा कि उनको माइग्रेन का जी, उनको माइग्रेन उससे जो है वो एक्सेसरबेट हो सकता है अगर माइनॉक्सिडिल वो यूज़ करेंगे। तो इस वजह से अगर कुछ ऐसा मसला है वो पहले अपने कंसल्टेंट जो है या अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पहले मशवरा कर लें, फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करें। अच्छा, एक डोनर एरिया, डोनर जी, ये क्या है, और अगर इसमें भी बाल आपके कम हो तो फिर इस ऐसे पेशेंट को किस तरह ट्रीट करते हैं? अच्छा, डोनर एरिया जो है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने जो है वो बताया है। डोनर एरिया अगर नहीं होगा तो एक्चुअली आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो नहीं हो सकता। ओके। डोनर एरिया हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो बियर्ड से लेते हैं या सर की बैक साइड से लेते हैं। अच्छा। बियर्ड में थोड़े बाल होते हैं तो वो अगर थोड़ा बहुत एरिया हो तो वो लग सकता है 1000, 1500, मैक्सिमम 2000 बाल यहाँ से लेके वो स्कैल्प पे लग सकते हैं। ज़्यादातर हमारा जो डोनर एरिया होता है वो हमारा बैक ऑफ द स्कैल्प है। आपने देखा होगा लोग यहाँ से सारे गंजे हो जाते हैं, लेकिन उनका ये वाला एरिया मजबूत रहता है। तो एक्चुअली वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग गंजे होते हैं, यहाँ पे कम होता है। हाँ जी।
अगर ये जो है आपके बाल बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे दो दो जड़ों वाले बाल, तीन तीन जड़ों वाले बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये आपको बहुत अच्छा जो है वो डोनर एरिया, यहाँ से हम जो आपका हेयर फॉलिकल लेते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा स्टे करता है। तो उनको हम वहाँ से निकाल के आगे लगा देते हैं, तो वो आपके सारी ज़िंदगी फिर स्टे करते हैं। ठीक है। अगर डोनर एरिया ही वीक है, जैसे स्मोकर्स में होता है, जैसे जो है वो डायबिटिक्स में होता है, जैसे जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या जिनकी हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनमें, तो उनका फिर वीक डोनर एरिया होता है, तो हमें उनको फिर साइड पे करना पड़ता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। उसके लिए फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे विग होता है, हेयर पैच होता है, या फिर टैटूइंग होती है, उसको कहते हैं माइक्रो स्कैल्प पिगमेंटेशन। अच्छा। जैसे टैटू बनाते हैं वैसे स्कैल्प के ऊपर भी छोटे छोटे से बालों के निशान बनाते हैं, डॉट आईब्रोज की माइक्रो। जी जी जी, एग्जैक्टली वैसे ही वो जो है स्कैल्प के ऊपर भी बना देते हैं डॉट डॉट से। और उसको कहते हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। वो तरीका इलाज फिर ये 2-3 जो है, हेयर पैच का हो गया, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। वो टैटू तो आपका मेरे ख्याल से कुछ 3-4 महीने तक नहीं, वो वाले जो टैटूज होते हैं दैट लास्ट अराउंड 2 to 3 years। वो इंक पे डिपेंड करता है कि इंक आपने कौन सी यूज किया, तो वो 2-3 साल के बाद जो है आपको फिर दोबारा करवाना पड़ता है जी। अगर हेयर ट्रांसप्लांट ना हो फिर हम उनमें ये वाले जो हैं या तो हेयर पैच रिकमेंड कर देते हैं। ये मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है कि आप ये दाढ़ी के बाल भी लगा सकते हैं। जी जी जी, जी। मुझे ये था कि आपका जो ये क्राउन एरिया कहते हैं इसको, ये बैक ऑफ द स्कैल्प जो है, हाँ जी, बैक ऑफ द स्कैल्प, ये बाल आपके निकाल के तो आपकी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है बालों की। तो ये फर्स्ट टाइम आप बता रहे हैं। खैर, तो दैट्स मीन कि अगर किसी की दाढ़ी बहुत थिक है तो वो उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट लिए जा सकते हैं। बाज़ लोग चेस्ट से भी लेते हैं, लेकिन चेस्ट के बालों की जो होती है एक्चुअली ग्रोथ नहीं होती, चेस्ट के बालों की थोड़ी ग्रोथ होती है, जबकि दाढ़ी के बालों की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो दाढ़ी के बालों से तो अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन चेस्ट के बाल जो लिए जाते हैं वो सिर्फ भरने के लिए लिए जाते हैं, वो हेयर ग्रोथ के लिए नहीं लिए जाते। अच्छा। तो बाज़ लोग चेस्ट से भी लेते हैं बाल। ठीक है। ट्रांसप्लांट से पहले क्या PRP किया जाता है? जी, देखिए, अगर इनिशियल स्टेजेस हैं, स्किन थिनिंग है, हेयर थिनिंग है, तो उसमें तो ट्रांसप्लांट से पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि एक्सोसोम्स या PRP या ओरल मेडिकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि फिनेस्ट्राइड हो गया, माइनॉक्सिडिल हो गया, या टॉपिकल माइनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड, ये प्रेपरेशंस यूज़ की जाती हैं कुछ अर्सा के लिए, 1-2 साल के लिए। उससे हेयर बाज़ औक़ात जो है वो बड़ा अच्छा रिवर्सल भी हो जाता है। हेयर जो है आपके जो लॉस हुए होते हैं वो भी रीग्रो कर जाते हैं। तो पहले तो ट्रायल के तौर पे तो ये 1 साल या 2 साल ये ट्राई किया जाता है, फिर बाद में जो है हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। जैसे मर्जी कर लें हेयर ट्रांसप्लांट, एक सर्जरी है तो जाहिर सी बात है, जो स्कैल्पल का फियर होता है, जो ब्लेड का फियर होता है, वो हर किसी को होता है कि मैं छुरी के नीचे ना जाऊं। तो उससे पहले हर कोई बंदा यही चाहता है कि दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है। अच्छा, बालों की वैसे भी केयर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ख़वातीन की अगर बात की जाए मर्द हजरात की निस्बत, तो वो सबसे ज़्यादा बाल जो उनको डैमेज करते हैं ना, वो हेयर कलर है। जी, एग्जैक्टली, है ना। और हेयर कलर ज़ाहिर हमें करना ही पड़ता है, और हमें तकरीबन हर हफ्ते बाद रूट टचिंग करनी पड़ती है ग्रे हेयर्स में। वो आपके बालों को बर्बाद करके रख देता है। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है हेयर कलर का? क्या करना चाहिए? देखें, ये जो है ना, इसके अंदर अमोनिया होता है, PPD होता है, ये जो चीज़ें और अब जदीद वो हम पढ़ते हैं मेडिकल रिसर्च जो आई है कि उससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इतने बढ़ गए हैं, है ना? एग्जैक्टली। तो फिर वैसे डर लग रहा होता है, लेकिन क्या करें, अब जाहिर है हेयर कलर तो करना है। तो जो अभी रिसेंट आ रही हैं एडवांसेस, उनमें से ये हैं कि PPD फ्री हो गया, अमोनिया फ्री हो गया, ऊपर लिखा होता है जो भी आप हेयर कलर यूज करते हैं डॉक्टर, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो, क्योंकि हम जब लगा रहे होते हैं तो मैंने तो उसमें सारा वही फील आ रहा होता है, सारी वही स्मेल, वही इचिंग, वही सब कुछ वही होता है। अच्छा, बाज़ लोगों को वो भी सूट नहीं करता, तो उसके लिए फिर नेचुरल जो होता है ना मेहंदी, उसको थोड़ा बहुत आप लोग उसके कलर से डरते हैं, उसको कलर को थोड़ा सा ब्लैक या ब्राउन करने के लिए उसमें कॉफ़ी भी ऐड करते हैं कई लोग, और कई लोग जो हैं साथ में उसके बाद एक और चीज़ होती है, मेहंदी की तरह की होती है, उसको कहते हैं इंडिगो पाउडर, वो लोग भी यूज़ करते हैं। अच्छा। पहले दिन जो है आप हेयर डाई करते हैं मेहंदी के साथ, तो वो उसका जो नेचुरल कलर होता है वो आ जाता है, रेड सा। फिर जो इंडिगो पाउडर होता है, एक्चुअली वो उसका कलर जो है मेहंदी का वो ब्लैक टर्न करता है, तो आप उसको अगले दिन अप्लाई करते हैं इंडिगो पाउडर। तो वो केमिकल नहीं है इंडिगो? नहीं, वो भी नेचुरल है। इंडिगो भी नेचुरल एक जड़ी बूटी है, उसको भी उसी तरह जिस तरह मेहंदी को बनाते हैं
मेहंदी को बना के आपने रखना होता है कुछ 5-6 घंटों के लिए, फिर अप्लाई करना होता है। Okay. इंडिगो पाउडर को आपने उसी वक्त बना के जो है लगाना होता है, क्योंकि वो मेहंदी के कलर को ब्लैक टर्न करता है। राइट, जी ठीक है, ये बड़ा आपने बता दिया है हल इसका कि आप ज़ाहिर बात। और अगर ज़्यादा ब्लैक कलर चाहें तो फिर उसी तरह जैसे आपने बताया कि सिर्फ इंडिगो ही लगा लें मेहंदी के साथ। नहीं, इंडिगो का अपना कोई कलर नहीं है। ओके, इंडिगो का कलर जो है वो इंडिगो हमेशा मेहंदी के कलर को टर्न करता है टुवर्ड्स ब्लैक। ओके, इंडिगो का कलर होता है ब्लू, तो वो उसको टर्न करता है टुवर्ड्स ब्लैक। तो अगर आपने मेहंदी से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर लेना है तो उसमें आप कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, पत्ती ऐड कर सकते हैं, आंवला, रीठा और शिकाकाई का पाउडर ऐड कर सकते हैं। हाँ। उसके अंदर वो जितना डार्क आपको चाहिए होगा उसी हिसाब से आप उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, उसका कलर जो है ब्लैक टर्न होता जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ नेचुरल सोर्स है ये, और इंडिगो का तो आपने एक्चुअली ये थोड़ा सा वो होता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग है ना, इस वजह से लोग जो हैं वो जान छुड़ाते हैं। पहले मेहंदी लगाना एक टास्क है, फिर उसको निकालो, जी जी एग्जैक्टली, उसको वॉश करना, उसको निकालना, उसको फिर इसी तरह इंडिगो का भी यही, कपड़े सारे आपके बर्बाद हो जाते हैं। इंडिगो का भी यही जो है वो प्रोसेस है कि पहले आपने उसको मेहंदी की तरह बनाना है, फिर बालों में लगाना है, 2-4 घंटे छोड़ना है, फिर उसके बाद आपने उसको वॉश करना है। तो इस वजह से लोग ज़रा आसानियाँ ढूंढते हैं तो वो फिर कलर्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब खुश्की की वजह से जब आपके सर में बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है तो आपकी ना ईचिंग हर वक्त होती रहती है। जी जी, ईचिंग की वजह से, और बाल जो है आप ज़ाहिर हमने स्ट्रेट भी करवाने हैं, हमने ड्रायर भी करना है, हमने स्टाइलिंग भी करनी है, तो वो हर दूसरे दिन आपको शैम्पू करना पड़ते हैं। जी जी, वो आपके बहुत ग्रीसी, ऑयली, और अब तो वेदर भी ऐसा आ गया है। क्या कहेंगे बालों की केयर करने के लिए हमें किस तरह से बचाना है इन सब चीज़ों से? देखिए जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर डैंड्रफ कंट्रोल नहीं होगी तो आपके हेयर की जो रूट्स होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से पतला होना शुरू हो जाती है, इसी वजह से गंजापन आता है, इसी वजह से थिनिंग आती है, हेयर फॉल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए डैंड्रफ जितना जो है वो आप कंट्रोल कर सकें, उसके लिए आपने स्कैल्प की केयर करनी है। स्कैल्प की केयर, स्कैल्प की सफाई जो है वो शैम्पू से भी करनी है, और उसके अलावा आपने अगर जो है वो पॉसिबल हो, स्कैल्प आपका जैसे साफ़ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ऑयलिंग भी करनी है। अच्छा, जैसे कोकोनट ऑयल है, इसके लिए बड़ा अच्छा है। तो कोकोनट ऑयल तो ड्राई करता है, कोकोनट ऑयल हाइड्रेट भी बड़ा अच्छा करता है अगर उसका मसाज किया जाए तो अच्छी तरह से। ड्राई नहीं करता, वो हाइड्रेट करता है। नहीं, स्किन पे अगर अप्लाई करो तो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। नहीं, उसका अच्छी तरह से मसाज करें, वो जज़ब हो जाता है एक्चुअली, वो जज़ब हो जाता है और ड्राई नहीं करता। उसके अंदर बाकायदा जो है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है, बड़ा इफेक्टिव जो है वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर है कोकोनट ऑयल। अच्छा। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं। हाँ। तो ऑयलिंग आपने कोई नहाने से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले करनी है, और उसके बाद आपने किसी अच्छे शैम्पू को यूज़ करना है, जैसे कीटोकोनाजोल कंटेनिंग शैम्पू जो है वो स्कैल्प के डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जिंक पायरीथायोन होता है एक कंपाउंड, जिन शैम्पूज के अंदर वो है वो बड़ा अच्छा तो है। ये इजीली है रेंज में, इजीली बहुत, नो बहुत सस्ते, बच्चे भी आम जो हेड एंड शोल्डर्स है इसके अंदर जिंक पायरीथायोन है। फिर इसी तरह एक सेल्सन ब्लू आता है, उसके अंदर सिलीनियम होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटी फंगल हैं, तो आपकी स्कैल्प में जो फंगस ग्रो करता है उसको मारते हैं, उसकी वजह से। शैम्पू बचपन में यूज किया करते थे कभी, ये सेल्सन ब्लू जो सेल्सन ब्लू और डैंड्रफ वगैरह, तो वो हम खैर यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारे बचपन की सारी चीजें जो बड़ी, वो तो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, आपको उधर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे वैरायटी है, वो तो आप जाके देख सकते। तो और कीटोकोनाजोल जो है वो भी इजीली मिल जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं। मींस कि आप मेडिकेटेड आप कह रहे हैं चीजें, आप जो हैं वो डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करे, आपने जाना है और उनसे पूछ के ही आपने अपने तौर पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमने डैंड्रफ पे बात कर ली, जो कि हम सबका एक कॉमी मसला है, सब कॉमन है ना, सबके प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर ये बालों की ग्रोथ वक्त के साथ साथ वो कम होना ख़वातीन में भी शुरू हो जाती है। जब हम यंग होते हैं, हमारी डाइट अच्छी होती है तो बाल इतने अच्छे होते हैं, तो क्यों वक्त के साथ साथ कि हम केयर नहीं करते हैं, या फिर उम्र के साथ साथ? देखिए, उम्र के साथ साथ बॉडी का हर पार्ट जो है वो एज होता है जी। तो इसी तरह बाल जो हैं उनकी भी एक उम्र है अल्लाह ताला ने रखी हुई है। हमारी बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, जैसे लेडीज़ में जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी हड्डियाँ मेनोपॉज की वजह से हड्डियाँ जो है बुरबुरेपन के शिकार हो जाती हैं। मेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो है ये
मसल बैस हमारा कम होना शुरू हो जाता है, दिल हमारा कमज़ोर होना शुरू है। इसी तरह बाल जो हैं वो भी उनके में भी एजिंग का प्रोसेस होता है, तो वो भी एजिंग से अफेक्ट होते हैं। तो एक तो है हार्मोनल इशू, दूसरा उसके अलावा हमारी डाइट की, जैसे आपने बात की, हमारी डाइट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी कम होती जाती है। डाइट में क्या रिकमेंड करते हैं? डाइट में सबसे अच्छी जो है हेयर के लिए जो सप्लीमेंटेशन है या डाइट है वो रेड मीट है। रेड मीट जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके बाल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो मीट वगैरह नहीं कंज्यूम करते, उनके बाल फिर भी अच्छे होते हैं। एक्चुअली कुछ दालें ऐसी हैं जिनके अंदर सारी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो मीट के अंदर पाई जाती हैं। तो दालों का इस्तेमाल जो है वो भी आपके बालों को अच्छा इफ़ेक्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चने की दाल है, या जो है वो रेड बीन्स जो होते हैं वो बड़ी अच्छी हैं फॉर योर हेयर। उसमें खून की मिकदार को भी इवन के वो हमारे कंट्रोल कर लेते हैं। जो लोबिया होता है, लोबिया बालों और खून के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज आपके आने के लिए, और आपने टाइम निकाला, हमें इतना अच्छा आपने गाइड किया।